नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी अवधारणा इकिगाई इसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसे अक्सर लंबे और सुखी जीवन का रहस्य कहा जाता है। हमारे पास इकिगाई दीर्घायु और सुख का जापानी रहस्य जो किताब है उसके सारांश से कुछ खास बातें हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये इकिगाई आखिर है क्या चीज। हाँ, ये शब्द सुनने में शायद नया लगे, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह, वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं, है ना? अच्छा, जीने की वजह। जी। और ये कोई एक चीज नहीं है, ये दरअसल 4 चीजों का संगम है, जहां वो चारों मिलती हैं। 4 चीजें वो कौन सी हैं? पहली, वो जो आपको करना पसंद है, जिसमें आपको मजा आता है। दूसरी, जिसमें आप माहिर हैं, आपकी कला या हुनर। ठीक है। तीसरी, जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब क्या आपका काम या आपकी पसंद किसी और के काम आ सकती है। और चौथी, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, यानी आपकी आजीविका। समझ गए। तो मतलब जो पसंद है, जिसमें अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे कमाई हो सके, इन चारों का मेल। बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण देते ना, कोई कलाकार जिसे पेंटिंग पसंद है, वो उसमें कमाल का है, लोग उसकी कला खरीदते हैं और वो दुनिया में थोड़ी खूबसूरती भी लाता है, हाँ हाँ, तो वो उसका इकिगाई हो गया। ये तो बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। अब इस सारांश में एक जगह का खास जिक्र है, ओकिनावा। जी, ओकिनावा, जापान का द्वीप। हाँ, कहते हैं वहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, शतायु। तो सारांश के हिसाब से क्या है उनकी लंबी उम्र का राज? सिर्फ अच्छा खाना पीना? नहीं, सिर्फ खाना पीना नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सारांश बताता है कि उनकी पूरी जीवन शैली संतुलित है। सबसे अहम है उनका सामाजिक जुड़ाव। वहां मोआई का सिस्टम है। मोआई, ये क्या होता है? मोआई मतलब दोस्तों का एक पक्का ग्रुप, जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं, आर्थिक और भावनात्मक रूप से। अच्छा, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। और दूसरा, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियां, जैसे बागवानी करना, टहलना, खाली नहीं बैठते। 100 साल की उम्र में भी? हाँ, 100 साल के बाद भी। और सबसे बड़ी बात, जीवन में एक उद्देश्य। उन्हें लगता है कि वो समुदाय के लिए जरूरी हैं। ये कमाल की बात है। मतलब समुदाय और उद्देश्य बहुत मायने रखते हैं। लेकिन आपने कहा था सिर्फ यही नहीं, तो मतलब खान पान और तनाव का भी रोल होगा। हाँ बिल्कुल, शारीरिक स्वास्थ्य तो आधार है। ओकिनावा वाले हरा हाचीबू मानते हैं। हरा हाचीबू इसका मतलब है पेट सिर्फ 80% भरो। मतलब ठूस कर नहीं खाना। अच्छा, कम खाना। हाँ, और हल्का खाना, ढेर सारी सब्जियां, टोफू, समुद्री शैवाल, थोड़ी मछली। वो इसे नुची घुसुई कहते हैं। नुची घुसुई। हाँ, यानी जीवन का भोजन। पर यह सिर्फ भोजन नहीं, वो हर चीज जो आत्मा को पोषण दे। अच्छा खाना, प्रकृति, अच्छे रिश्ते। वाह। और हाँ, तनाव कम करने के लिए भी वो तरीके अपनाते हैं, जैसे ध्यान करना, प्रकृति में वक्त बिताना। ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। तो ये सिर्फ शरीर की बात नहीं हुई, मन की भी बात हुई। सारांश में विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का भी जिक्र है शायद। जी हाँ, लोगोथेरेपी ये एक तरह का मनोविज्ञान है जो कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी चाहत जीवन में अर्थ खोजना है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर जीवन का कोई अर्थ या उद्देश्य मिल जाए तो जीना आसान हो जाता है। ये तो बिल्कुल इकिगाई जैसा ही लग रहा है। हाँ, बहुत मिलता जुलता है। इकिगाई भी तो वही है, उद्देश्य के साथ जीना। जब मकसद होता है तो मुश्किलें झेलने की हिम्मत आ जाती है। और शायद इसीलिए वो फ्लो वाली बात भी आती है इसमें। बिल्कुल सही, फ्लो। किसी काम में इतना डूब जाना कि समय का पता ही न चले। हाँ, और ये फ्लो का अनुभव अक्सर तभी होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपकी इकिगाई से जुड़ा हो, जैसे बागवानी करते हुए या कोई संगीत बजाते हुए या कोई क्राफ्ट का काम करते हुए। अच्छा। सारांश में ओकिनावा के बुजुर्गों का जिक्र है जो कभी जल्दबाजी नहीं करते, धीरे धीरे जीते हैं पर लगातार सक्रिय रहते हैं। 102 साल के सज्जन का उदाहरण है श्री कुमादा, जो आज भी पारंपरिक संगीत बजाते हैं। 102 साल के? जी। और जब वो बजाते हैं तो उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। वही उनके लिए फ्लो है और उनके इकिगाई का एक हिस्सा भी। तो ये सब चीजें जुड़ती जा रही हैं। उद्देश्य, समुदाय, हल्का भोजन, धीमी लेकिन लगातार सक्रियता और हल्के व्यायाम का भी जिक्र था शायद, रेडियो ताइसो। हाँ, रेडियो ताइसो ये जापान में सुबह सुबह होने वाला एक सामूहिक व्यायाम है, रेडियो पर संगीत के साथ। बहुत लोकप्रिय है। ये दिखाता है कि रोज थोड़ी हल्की फुल्की कसरत भी बहुत फायदेमंद है। जरूरी नहीं कि भारी जिम वर्कआउट ही किया जाए।
और ये साथ मिलकर करने से समुदाय की भावना भी बढ़ती है। सही बात है। इसके साथ एक और जापानी सोच है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वाबी साबी। वाबी साबी, ये क्या है? सुनने में अलग है। हाँ, वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता में, खामियों में सुंदरता देखना। अपूर्णता में सुंदरता। जी, यह हमें सिखाता है कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। चीजें टूटती हैं, बदलती हैं, और ये ठीक है। इसी में एक अलग तरह की खूबसूरती है। जैसे जापान में टूटी हुई मिट्टी के बर्तनों को सोने से जोड़कर ठीक किया जाता है, किंसुगी कहते हैं उसे। वो टूटी हुई चीज और खूबसूरत बन जाती है। वाह, ये तो बहुत गहरी सोच है। हाँ, और ये हमें लचीला बनाती है, मतलब मुश्किलों से उभरने की ताकत देती है। जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, तो हम ज्यादा शांत और संतुष्ट रहते हैं, छोटी छोटी चीजों की कदर करते हैं। ये तो खुशहाल और लंबे जीवन के लिए बहुत जरूरी सोच है। बिल्कुल। तो मतलब इस सब चर्चा के बाद सारांश कुछ बहुत ही सीधी सादी पर गहरी बातों पर जोर देता है आखिर में। हाँ बिल्कुल, अंत में वही छोटी छोटी बातें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा फर्क लाती हैं। जैसे मुस्कुराना, लोगों से मिलना जुलना, जुड़ना। हाँ, कभी रिटायर न होना, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी करते रहें, बल्कि हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहना, कोई शौक पालना। एक्टिव रहना मतलब। हाँ, एक्टिव रहना, और एक नियमित दिनचर्या बनाए रखना। ये आदतें जिंदगी को एक ढांचा देती हैं, सुकून देती हैं। तो कुल मिला के इस सारांश का जो निचोड़ है वो यही है कि अपना इकिगाई ढूंढना और फिर उसे जीना, हाँ, यही लंबे, सेहतमंद और सबसे जरूरी खुशहाल जीवन की चाबी है। सिर्फ साल गिनना नहीं, बल्कि उन सालों में जिंदगी भरना। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ लंबा जीने की तकनीक नहीं है, ये जीवन में अर्थ और संतोष खोजने का रास्ता है। ओकिनावा के लोगों की मिसाल और ये जापानी दर्शन यही सिखाते हैं। उद्देश्य, समुदाय, सक्रियता, सही खान-पान और एक सकारात्मक लचीली सोच, इन सब का मेल ही इकिगाई है। तो फिर ये किताब किसके लिए है? ये सारांश पढ़कर लगता है कि ये शायद हर किसी के लिए है जो... हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये उन सब के लिए है जो अपने जीवन में थोड़ा और गहरा अर्थ ढूंढ रहे हैं, एक उद्देश्य चाहते हैं, या बस ज्यादा सच्ची खुशी महसूस करना चाहते हैं। खासकर अगर कोई जिंदगी के ऐसे मोड़ पर है जहां थोड़ी दिशा चाहिए, या बस रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा और बेहतर और संतुष्ट बनाना है। ये जापानी जीवन शैली से बहुत प्रैक्टिकल सी सीख देता है, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। जी, और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, हाँ, जरूर। कि अपनी रोजमर्रा की जो साधारण सी गतिविधियां हैं, जैसे सुबह की चाय बनाना, किसी दोस्त से बात करना, अपना काम करना, इनमें अपना फ्लो या अपना छोटा सा उद्देश्य खोजना कैसे शुरू किया जा सकता है? कहाँ से शुरुआत करें? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने लायक। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। इस सारांश को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।